So, hello friends. In this session, we are going to discuss about the anatomy and physiology, that is structure and function unitedly. तो ये क्या बात है, एक्चुअली हम यूनाइटेडली क्यों पढ़ना चाहते हैं? क्योंकि जब हम एकेडमिक्स में ग्रेजुएट्स में होते हैं या फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स आज भी पढ़ रहे होंगे, तो वो सेपरेट एनाटॉमी को पढ़ते हैं, सेपरेट फिजियोलॉजी को पढ़ते हैं, एंड जैसे ही फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो जाता है तो ये सब चीज़ें भूल जाते हैं। और जब प्रैक्टिस और क्लिनिशियन का दौर आ जाता है, हम जब प्रैक्टिशनर बनते हैं, तो ये सब चीज़ें याद करना और उसको कोरिलेट करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। नॉट ओनली फॉर द होम्योपैथ, येस इट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर होम्योपैथ टू स्टडी कंबाइनली, but other medical student can also relate with this idea because स्ट्रक्चर के सिवा फंक्शन इज़ यूजलेस। सो हमें क्लिनिकली उसको समझ में आना चाहिए, इसलिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। एज हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि बॉडी का स्टार्ट बिगिनिंग कैसा होता है, कि जैसे हम एटॉमिक लेवल से स्टार्ट करते हैं, है ना, उसके बाद मॉलिक्यूलर लेवल आ जाता है, फिर सेलुलर लेवल आ जाता है, फिर ऑर्गन डेवलप हो जाते हैं, फिर सिस्टम डेवलप हो जाती है, एंड एक ऑर्गन डेवलप हो जाता है। तो ये सब चीज़ें ऑल स्पेसीज में सेम होती है, हम सब स्पेसीज में, और सब स्पेसीज एक कॉमन फंक्शन भी शेयर करते हैं। तो उसमें का जो एक कॉमन फंक्शन है कि होम्योस्टेसिस। ये क्या है? होम्योस्टेसिस मीन्स व्हाट? हम बार बार ये वर्ड आता भी है या बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको इग्नोर कर देते हैं कि चलो होगा ये कुछ तो भी वर्ड, या तो ये एकेडमिक के हद तक ही उसका इम्पोर्टेंस होता है। बट स्पेशली होम्योपैथ ने तो इसके अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, जो in Guyton physiology. So first line is begins with that body is always strive to maintain the homeostasis। यानी क्या है होम्योस्टेसिस? ये डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट तरीके से बॉडी करती है। यानी कि हमारे बॉडी में हमारा बैलेंस है, हमारा ब्लड है, इलेक्ट्रोलाइट्स है, हमारे डिफरेंट एंडोक्राइन फंक्शंस है, न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम है, हार्ट है, ब्लड है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ये यूनाइटेडली एक दूसरे के साथ, या इम्यून सिस्टम है, ये सब यूनाइटेडली बॉडी को कैसे रेगुलेट करती है? ये तो खुद करता है बॉडी। तो ये खुद में यानी कौन? हु इज दिस खुद? कोई तो सिस्टम होगा ना बॉडी में कि ये सब रेगुलेट करेगा, कुछ तो होगा ये चीज़ की जो बॉडी को रेगुलेट करती है। हाँ, ये ऐसा है, ये ऑर्गन है। हम एज वी नो दैट कि सर्कुलेशन को हार्ट रेगुलेट करता है, नर्वस सिस्टम को ब्रेन रेगुलेट करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम लंग के थ्रू रेगुलेट हो जाती है, जीआईटी का एक और है, जेनाइटल सिस्टम का है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है। तो ये होम्योस्टेसिस मैकेनिज्म कौन रेगुलेट करता है, ये हमें समझना चाहिए। दैट इज़ द होलिस्टिक अप्रोच। और इस चीज़ को ही मास्टर हनीमन वाइटल फोर्स, वाइटल प्रिंसिपल्स या कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा शायद उनके, so he is using this kind of word. So it is deliberately use the word force because which is possibly be animating everything। जैसे हमें पता है कि मून इज रोटेटिंग अराउंड द अर्थ, किस वजह से? क्योंकि अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स उसको मजबूर करता है। सो सम kind of force is present in the body, so that is a vital force। but at that time there is no microscope, no such physiological researches have been done, but nowadays we know that DNA is the very similar kind of word for to the vital force, and similarly this DNA has everything encoded in this। सो ये सब चीज़ें हमें पता होनी चाहिए कि ये वाइटल फोर्स है, यही तो डीएनए है। और होम्योपैथिक स्टूडेंट को इसको ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि आपका जो फोकस है, आपका जो अप्रोच है, वो साइंटिफिक बनेगा। अनटिल एंड अनलेस यू आर हम वाइटल फोर्स को कोई स्पिरिट, आत्मा या ऑटोमेटिक या ऐसे डायनामिक, ऐसी मेटाफोरिकल वर्ड्स, एट दैट टाइम इट इज़ ओके, बट नाउ डेज यू नॉट नेसेसरी टू यूज दिस काइंड ऑफ वर्ड। इसीलिए तो हम बोलते हैं ना, हमने हनीमनियन होम्योपैथी को डिकोड किया है। तो आपको ये समझना चाहिए कि साइंटिफिक कोरिलेशन मीन्स व्हाट, उसका जो हम इंटरप्रिटेशन करते हैं, तो ये सेम थिंग दैट हनीमन वांट टू से अबाउट द डीएनए।
डीएनए तो बहुत बाद में डिस्कवर हुआ है, और जो हनीमन बोल रहे थे कि वाइटल फोर्स की जो भी फंक्शंस है वो तो डीएनए फुलफिल करता है ना। एंड एज यूजुअल हम अगर बॉडी में भी ढूंढना चाहेंगे तो डीएनए इतनी आसानी से आज भी नहीं हम देख सकते। ऐसी नहीं है कि चलो लंग है लेकिन हनीमन को नहीं दिखी थी, आज दिख रही है, ऐसा तो नहीं है। क्योंकि वाइटल डीएनए वो टाइम में भी डिफ़िकल्ट टू सी और परस्यू विद आवर नेकेड आइज। आज नाउ डेज ऑल्सो भी हम उसको इतनी आसानी से डिकोड नहीं कर सकते। डीएनए को देखने के लिए स्पेशल माइक्रोस्कोप होते हैं, लेबोरेटरीज होते हैं, स्पेशल टेक्निक्स होते हैं, वो इतना आसान नहीं है। लेकिन मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर आप अच्छे डॉक्टर, अच्छे क्लिनिशियन, गुड हैनिमिनियन होम्योपैथ और जेन्युइन प्रैक्टिकल होम्योपैथ बनना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज़ है आपका अप्रोच साइंटिफिक होना ज़रूरी है। तो उसकी प्रोसेस में सबसे पहला जो ऑब्स्टेकल आता था वो वाइटल फोर्स से शुरू हो जाता था, क्योंकि हम वाइटल फोर्स को ही हम डेलिबरेटली सम आत्मा या कुछ ऐसे अनाप शनाप वर्ड से यूज़ कर रहे थे। तो नेचुरली हमारा होम्योपैथी भी डायरेक्टली रिलीजियस या सम स्पिरिट लाइक या ऐसे बकवास चीज़ों के साथ हम मैसअप कर रहे थे। तो फिर उसका एंड अप भी उसी तरीके से होता है, बिहेवियर पैटर्न, मेंटल मेकअप एंड ऑल दिस थिंग। ये थोड़ा सा पार्ट है, ऐसा नहीं कि होम्योपैथी में मेंटल बिहेवियर देखा नहीं जाता, ज़रूरी है, बट उसका एक तरीका है, उसका एक अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट लेवल पे है। तो आप फिजियोलॉजी, एनाटॉमी को यूनाइटेडली स्टडी करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि बॉडी को एक डिफरेंट नहीं है। जो होलिस्टिक अप्रोच लोग बोलते हैं, होलिस्टिक अप्रोच यानी क्या कि उन्होंने सिम्टम को दो पार्ट में डिवाइड किया, जनरल सिम्टम, पेशेंट एज ए होल, दैट इज होलिस्टिक अप्रोच, एंड पर्टिकुलर सिम्टम। तो हमारे आइज़ के सिम्टम्स को हमने पर्टिकुलर कर दिया, हमारे स्किन के सिम्टम्स को हमने पर्टिकुलर कर दिया। सो ये एक गलत तरीके से हम होम्योपैथी को इंटरप्रेट करते हैं, और कुछ कॉमन सिम्टम्स को भी हम गलत तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। ये सब बकवासगिरी हमें होम्योपैथी से बंद करनी चाहिए। अब हम मेरा अगर स्किन में कोई लीजन है, मुझे फॉर एग्जांपल फंगल इन्फेक्शन है, तो ईचिंग होती है ना फॉर एग्जांपल, तो ईचिंग ये किसका फंक्शन है? स्किन का फंक्शन है? नो, ये तो नर्वस सिस्टम से आया हुआ है, क्योंकि हमें स्किन अगर है तो स्किन के अंदर नर्व का अटैचमेंट है ना, या कोई इंजरी होती तो ब्लड भी आता है, या ये सब चीज़ें हमारी स्किन का जो ग्लो बोलते हैं ना, तो ग्लो कहाँ से आता है? अगर हार्मोन्स अच्छे है तो ग्लो आएगा। ये सब यूनाइटेडली है, तो बॉडी में कोई पर्टिकुलर नहीं है। हनीमनियन अप्रोच ये था सिम्टम के लिए, कॉमन सिम्टम एंड अनकॉमन सिम्टम रादर देन जनरल एंड पर्टिकुलर। तो ये समझने के लिए इसकी शुरुआती हमें एनाटॉमी और फिजियोलॉजी से करनी पड़ती है। उसको ठीक तरह से समझना पड़ता है कि व्हाट वाइटल फोर्स इज एक्चुअली, एंड व्हाट हनीमन वांट टू से, एंड व्हाट इज नाउ एट प्रेजेंट डे हम कैसे समझते हैं उसको। अब एनाटॉमी को ही देखो, एनाटॉमी एलोपैथ्स भी है तो वो उसको स्टडी करने के बहुत बहुत अलग अलग तरीके हैं ना। खाली एनाटॉमी का आप चौरसिया का बुक पढ़ लिए तो एनाटॉमी नहीं हो गई। एनाटॉमी को हम जनरल एनाटॉमी के एक एस्पेक्ट से देखते हैं। जनरल एनाटॉमी में से जस्ट कॉमन टर्मिनोलॉजीज है, कॉमन नेम्स है, वोकैबुलरी है, उसको समझते हैं। उसके बाद हम एम्ब्रियोलॉजी को समझते हैं। एम्ब्रियोलॉजी यानी पहले वीक्स में कोई एम्ब्रियो की डेवलपमेंट कैसी होती है वो समझते हैं। वो भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको ये समझ में आएगा कि ओनली 3 जर्म लेयर से बॉडी कैसे बनती है। और एलोपैथ्स को भी समझ में आना चाहिए कि समथिंग इज यूनाइटेडली वर्किंग देयर, कि हम एक आपका जस्ट आपका विजन वो टाइप का होना चाहिए। हम अगर उसको सेपरेटली मशीन के जैसा, मशीन भी तो ऐसे नहीं होती क्योंकि वो भी यूनाइटेडली वर्क करती है, तो बॉडी भी सेम उसी तरीके से यूनाइटेडली फंक्शनलाइज होती है। तो एम्ब्रियोलॉजी है। एम्ब्रियोलॉजी के बाद में हम डेवलपमेंटल एनाटॉमी है, जैसे कि एक बार एम्ब्रियो डेवलप हो गया तो उसका आगे का डेवलपमेंट कैसे होता है। उसके बाद में हम एनाटॉमी को जैसे ग्रॉस एनाटॉमी बोलते हैं ना, जो स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंगली देखते हैं विद द नेकेड आइज। देन हम उसको सरफेस एनाटॉमी के थ्रू जैसे मार्किंग्स करके पाल्पेशन मेथड से हम कैसे उसको स्टडी कर सकते हैं। उसके बाद में हम इमेजिंग टेक्निक से भी एनाटॉमी देखते हैं। नाउ डेज इट इज़ वेरी पॉपुलर, जैसे सीटी स्कैन है, एक्सरेज है, एमआरआई स्कैन है, और वेरी इमेजनरी 3D एनिमेशन, उसके ज़रिए भी हम एनाटॉमी को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ये अलग 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 डिफरेंट तरीके हैं एनाटॉमी के। और सेल्यूलर लेवल पे भी ये क्या स्ट्रक्चर है उसको भी हमें देखना चाहिए।
मॉलिक्यूलर लेवल पे क्या होता है वो देखना चाहिए, एटॉमिक लेवल पे बॉडी कैसे होती है उसका भी एक एस्पेक्ट एनाटॉमिकल प्रोसेस में होना चाहिए। सो सिमिलरली फिजियोलॉजी में भी यही होता है। फिजियोलॉजी भी खाली एक तरीके से नहीं पढ़ी जाती जो हम एक्चुअली में पढ़ते हैं एकेडमिक्स में। तो एक तो स्टडी है कि जनरल फिजियोलॉजी जो हम फिजियोलॉजिकली एज ए ग्रॉस देखते हैं। उसके बाद में न्यूक्लियर फिजियोलॉजी है, न्यूरो एंडोक्राइन है, न्यूरो इम्यूनो सिस्टम है, न्यूक्लियर फिजियोलॉजी है, मॉलिक्यूलर फिजियोलॉजी है। इसको हम यूनाइटेडली कैसे, या तो हम एक्सक्रीटरी फिजियोलॉजी पढ़ सकते हैं, फिजियोलॉजी ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ सकते हैं, देन फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट एंड ब्लड पढ़ सकते हैं। ये सब यूनाइटेडली जब हम बॉडी को टुगेदरली, पैथोफिजियोलॉजी है और एक एस्पेक्ट्स है, वो तो होम्योपैथ को बहुत डीपली समझ में आना चाहिए। तो ये पैथोफिजियोलॉजी, ये सब तरीके से हम एनाटॉमी को समझेंगे, फिजियोलॉजी को समझेंगे और उसका हमारे क्लिनिक्स के प्रैक्टिस के लिए, होम्योपैथी अंडरस्टैंड करने के लिए उसका यूज़ करेंगे। तो डेफिनेटली आई विल गारंटी यू आपका प्रैक्टिस अच्छा हो जाएगा, आप अच्छे क्लिनिशियन बनेंगे। आपके पास कोई पेशेंट आएगा तो आपको ईजिली समझ में आएगा कि ये पेशेंट को क्या हो रहा है, उसका कौन सा ऑर्गन डेवलपमेंट डिजीज्ड है, कहाँ पे पैथोलॉजिकल प्रोसेस है और किस टाइप के पैथोलॉजिकल प्रोसेस है। तो इस जर्नी में मेरे साथ आइए, आपका बेनिफिट हो जाए।